चलाते तो उससे हैं। कुछ बीमारी वगैरह नहीं होता लोगों को? होता है शरीर में, पानी साफ नहाते हैं ना तो खुजली टाइप का हो जाता है, लाल लाल पूरा देह में हो जाता है हम लोग को। सल्फर डाइऑक्साइड को छोड़ती है एटमॉस्फेयर में, जिससे हार्ट स्ट्रोक और इसके साथ ही दिल का दौरा जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दरार पड़ गया, वो ग्रीन कलर का है ना जो घर, उसमें दरार पड़ गया और इधर पूरा धरती का जब ब्लास्टिंग होता है, इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि बस्ती को ना होता है। इधर ब्लास्टिंग होता है ना तो पत्थर उठता है तो चोट लगने का डर रहता है। और ये जो झारखंड की स्थिति अभी बन चुकी है, भुखमरी, गरीबी और अस्त व्यवस्था की, इसमें कई सारे लोग शामिल हैं, जैसे कि राजनेता, दलाल और माफियाज। इन सभी लोगों ने इस कोयले के रंग में इन सभी के हाथ रंग चुके हैं और इनका असली स्वाद जो भुगतना पड़ रहा है वो इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, ये एरिया में रह रहे लोगों को। झरिया इसलिए खत्म कर रहा है, हमको सब तरफ कोयला चाहिए, तो झरिया ऐसा कोयला कहीं नहीं है। कोयला, झरिया का कोयला बहुत कीमती है, इसके कोयला के लिए लोग जान दे रहे हैं एक दूसरे पे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम भारत के इस झारखंड राज्य में स्थित झरिया के इन सभी कोल माइंस के बारे में और इसके साथ ही इस काले सोने की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसके साथ ही नेताओं का इसके लिए यहाँ पर डामाडोल आखिर चल कैसे रहा है और इसके साथ ही यहाँ की लोगों की आखिर सर्वाइवल कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है, लोगों को यहाँ पर सरकार कैसे मार मार कर यहाँ से भगाया जा रहा है और इसके साथ ही झरिया के उन सभी कड़वी सच्चाइयों को मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा, जिसे जानकर आप सभी सच में हैरत अंगेज हो जाएंगे। तो बने रहे मेरे साथ आज की इस डॉक्यूमेंट्री में। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम इस कोल के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास 250 वर्ष पुराना है। जी हाँ दोस्तों, और इसका इतिहास में सबसे पहला नाम किसी का आता है तो वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन साइमर और ग्रांट हेटली ने 1974 में वेस्ट बंगाल के पश्चिमी तट पर रानीगंज कोल फील्ड के दामोदर नदी पर अपना एक कोल माइंस स्थापित किया था और उस कोल माइन से उन्होंने सबसे पहले कोयले खदानों की शुरुआत की थी, जो कि सबसे पहला कमर्शियल कोल माइंस था। और इसके साथ ही वो जो एरिया था वो 280 स्क्वायर किलोमीटर फैला एक ब्रॉड एरिया था। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इस झरिया कोल फील्ड की तो भारत में लगभग 28 राज्य हैं और उन 28 राज्यों में से सिर्फ 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोल्स पाए जाते हैं और उन 16 राज्यों में से सबसे पहला नाम किसी का आता है वो झारखंड का आता है। वो झारखंड का इस क्षेत्र जो कोयला है, यहाँ पर सबसे सर्वोत्तम कोयला पाया जाता है। झारखंड में 28 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन कोयला रिजर्व्स मौजूद हैं, जो कि झरिया में अकेले 20 बिलियन से भी ज्यादा कोयला रिजर्व्स मौजूद हैं, जो कि पूरे भारत का 26% अकेले इस क्षेत्र से आता है। और इसके साथ ही यहाँ पर 200 से 300 मिलियन कोयला सालाना जमीन से निकाला जाता है, जिससे इस राज्य को 15 से 20 हजार करोड़ का रेवेन्यू मिलता है। दोस्तों, हमारा झारखंड छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंतर्गत आता है, जिसमें भारत के 4 राज्य शामिल हैं, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल। जिसका मेजर एरियाज की अगर हम बात करें तो वो झारखंड और उड़ीसा में मौजूद है। यह प्लेट्यू ईस्टर्न इंडिया के 65,000 किलोमीटर में फैला है। झारखंड की यह भूमि खनिजों से समृद्ध है और जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ की जो भूमि है वो 3.5 बिलियन साल पुरानी है। जी हाँ दोस्तों, जिस कारण यह भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे प्राचीनतम भूमियों में से एक है। और इसका सबूत हमें यहाँ की सैंडस्टोन और जिरकन स्टोन से मिलता है, जो कि आर्कियन और प्रो कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी है। आर्कियन स्टोन से ये बनी यह संरचना 40 से 50% मिनरल से भरपूर है, जिससे हर साल झारखंड से अकेले 160 मिलियन टन मिनरल्स को प्रोड्यूस करता है, जिससे हर साल इस राज्य को 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट होता है। दोस्तों, अभी के समय में हमारा ये जो कोयला क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आग लग चुकी है। लगभग झरिया में स्थित 70 जगह ऐसी हैं जहाँ पर आग लग चुकी है और ये आग अपनी पांव पसार रही है और इस आग ने झरिया में 100 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र से भी ज्यादा में फैल चुकी है। अगर आपको 100 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र कम लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि 100 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में लगभग 10 से 14 हजार फुटबॉल ग्राउंड्स आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि ये जो आग है ये कैसे लगी तो इसके लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा।
वर्ल्ड वॉर के समय में जो हमारा भारत था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के अंतर्गत आता था और वो इस कोयले का इस्तेमाल अपने मित्र देशों को सहायता करने के लिए और अपना माल की ढुलाई करने या फिर ट्रांसपोर्टेशन में इसका यूज किया करते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के समय में भारत से कोयले की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को, तो उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा कोयला निकालने जाने लगा। वर्ल्ड वॉर 1 के समय में से मैं आपको बता दूं कि सालाना यहाँ से 250 से 300 मिलियन टन कोयला निकाला जाता था। जी हाँ दोस्तों, और इसी वजह से यहाँ पर आग लग गई स्पॉन्टेनियस कॉम्बिनेशन के कारण, और इस आग के कारण उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और इसके बावजूद उन्होंने कोयला निकालना जारी रखा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से इन्होंने यहाँ से लगभग 280 से 300 मिलियन टन कोयला निकाला था, जिसे अगर हम इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करें तो यह 15 लाख करोड़ बनता है। दोस्तों हमारा ये झारखंड क्षेत्र है यह 42% से भी ज्यादा मिनरल से भरपूर है, जिसमें कोल 27%, कॉपर ऑयल 28%, स्टील 25%, आयरन ऑयल 18.5% और इसके साथ ही यहाँ पर मीका, बॉक्साइट, हेमेटाइट, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, सिल्वर जैसे अनगिनत मिनरल्स मौजूद हैं, जिससे पूरे भारत को 9 से 10 बिलियन डॉलर की अकेले यह जो राज्य है यह मोटी कमाई करके देता है। और इस राज्य को उन 9 और 10 बिलियन में से 2 से 3 बिलियन डॉलर्स की मोटी कमाई होती है। बट डिस्पाइट ऑफ दैट यहाँ की जो पॉपुलेशन है वह बिलो 42% पॉवर्टी लाइन के नीचे है। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि 50% से ज़्यादा पॉवर्टी लाइन यहाँ के नीचे जा चुकी है, जैसे कि धनबाद, चतरा, बोकारो, वेस्ट सिंहभूमि और साहिबगंज। कंपनी ज़्यादातर जो चलाया जाता है मतलब कैसा, मतलब गवर्नमेंट है या फिर माफिया लोग द्वारा चलाया जाता है? माफिया लोग द्वारा चलाया जाता है। सब माफिया ही भरा हुआ है यहाँ पे। हम लोग को काम देता और हम लोग को ये सब करना नहीं। हाँ, और उधर पूरा माइनिंग होता था, फिर इधर बस्ती है ना जो सब हटाने का बात कर रहा है, यहाँ पर लाके बोलता है कि इधर बस्ती पूरा हटाना पड़ेगा, 25 लाख का कोयला है इधर बस्ती के अंदर। तो 1 महीने से यहाँ पर ब्लास्टिंग हो रहा, पूरा उसका घर में दरार पड़ गया। वो ग्रीन कलर का है ना जो घर, उसमें दरार पड़ गया। और इधर पूरा धरती का जब ब्लास्टिंग होता है, इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि बस्ती को ना हटाएं। दोस्तों हमारा ये झारखंड क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरनल डेब्ट सबसे ज्यादा है। अगर हम इसके इंटरनल डेब्ट की बात करें तो 2023 से 2024 में इस राज्य में 1,20,000 करोड़ का कर्ज था। वहीं अगर हम 2024 से 2025 के स्टार्ट को देखें तो हमें पता चलता है कि यह आंकड़ा 1,50,000 करोड़ का पार कर चुका है। अगर हम इसे झारखंड में रह रहे 4 करोड़ 11 लाख लोगों में से कैलकुलेट करें तो यह सभी के सर पर लगभग 35,000 से भी ज्यादा का कर्ज आ चुका है, जो कि इस स्टेट के टोटल जीएसडीपी का 30.2% है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर रह रहे बच्चों की, तो यहाँ पर 20% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि कुपोषण के शिकार हैं, क्योंकि उनके पास में खाने को कुछ नहीं है। दोस्तों झारखंड में अभी के समय में 48% से ज्यादा सीडी रेशियो नीचे जा चुका है, और कुछ एरियाज ऐसे भी है झारखंड में जहाँ पर 40% के नीचे ये सीडी रेशियो जा चुका है, जैसे कि धनबाद, चतरा, बोकारो और भी कई सारे एरियाज। दोस्तों सीडी रेशियो किसी भी राज्य का जान होता है। जितना कम ये सीडी रेशियो होगा उस राज्य में उतनी ज्यादा गरीबी आती है। इसे समझने के लिए आपको कुछ इस तरह होगा कि जैसे कि आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो लोन डिपार्टमेंट आपको बोला जाता है कि मैं आपको 9% इंटरेस्ट रेट पर लोन दूंगा। वहीं आप अगर बैंक में एफडी करवाने के लिए जाते हैं तो वो आपको बोलता है कि मैं आपको 11% की रेट पर एफडी कर दूंगा। तो ये जो 9 और 11% के बीच का ये 2% का मार्जिन होता है, यही बैंक का प्रॉफिट होता है, और इसी के बदौलत बैंक चलती है। और इसी के बदौलत बैंक लोगों को लोन्स प्रोवाइड करवाती है ताकि लोग उस लोन्स को ले करके अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर सके या फिर छोटा मोटा रोजगार खोल सके, जिससे राज्य में खुशहाली आती है और रोजगार के साधन बनते हैं। लेकिन झारखंड के स्टेट में ये जो सीडी रेशियो है ये काफ़ी ज़्यादा कम है, जिस वजह से यहाँ पर रोजगार और भुखमरी की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। दोस्तों इसके बाद अगर हम झारखंड के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो झारखंड में एफडीआई 2.66 बिलियन है, जो कि अदर स्टेट की तुलना में, जैसे कि महाराष्ट्र में 31 बिलियन, कर्नाटका में 18 बिलियन और हमारे दिल्ली में 12 से 15 बिलियन है।
जबकि झारखंड हमारे इतने रिच मिनरल से घिरा हुआ है, इसके बावजूद भी यहाँ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा कम है। दोस्तों इसके बाद अगर हम झारखंड के एसडीजी इंडेक्स की बात करें तो इसे ओनली 62 पॉइंट्स मिले हैं नीति आयोग के थ्रू, जिस वजह से ये जो स्टेट बन जाता है ये लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स की गिनती में आता है। और इसके साथ ही अगर हम हंगर इंडेक्स की बात करें तो इसमें भी ये जो स्टेट है ये टॉप पे है, नीचे से दूसरे नंबर पर, जिस वजह से इसे 35 स्कोर ही मिला है। और ये जो स्थिति है झारखंड में भुखमरी, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की, ये जो स्थिति बन चुकी है झारखंड में, इसमें सिर्फ किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, इसमें राजनेता, माफिया और इसके साथ ही कई सारे दलालों का हाथ है। और इस कोयले के रंग में ये सभी रंग चुके हैं और इनका असली स्वाद इन एरियाज में रह रहे लोगों को भुगतना पड़ता है। इससे बहुत बीमारियां हो जाती हैं। हम लोग जब भी पार होते थे हम लोग मकता है यहाँ से पार हुआ नहीं जाता, हम लोग को नाक बंद कर कर यहाँ से दोस्तों जैसे कि आप ये आग को देख सकते हैं, ये कोई नॉर्मल आग नहीं है बल्कि ये कोयले की आग है। और ये ऐसे ही नहीं लगी है, जब जमीन पूरी तरह से परत से ढकी हुई होती है तो उस समय क्या होता है कि गैसेस बनती है कोयले के जलने पर, और जब वो गैसेस बाहर नहीं आ पाती है या बाहर नहीं निकल पाती है तो वो जमीन को फाड़ कर बाहर आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, और उसी वजह से ये सारी आग लगती है यहाँ पर। और ये जो आग है ये 100 किलोमीटर एरियाज में फैला हुआ है, जो कि 10 से 14,000 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो कोयले की छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जब ये एटमॉस्फेयर में घूमते हैं तो PM 2.5 और PM 10 जैसे काफी बारीक पार्टिकल्स को छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारे बालों से 30 गुना ज्यादा छोटा होता है। और ये जब हमारे फेफड़ों में जाता है तो हमें ब्रोंकाइटिस, COPD और इसके साथ ही अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद नाइट्रोजन ऑक्साइड और इसके साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस इस कोयले की आग से निकलती है, जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा भयानक होती है, जिसे अगर रेगुलर कोई लेते रहे तो उसके सच में 5 से 10 दिन में ही डेथ हो जाएगी। क्योंकि मुझे यहाँ रहते हुए सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं, लेकिन मैं वो तपिश और वो जलन महसूस कर सकता हूँ। यहाँ से जो सेंट आ रही है वो लगभग 10 से 14 या 15 लाशों का जलने के बराबर सेंट आ रही है, एकदम सड़ा हुआ। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रकृति ही ऐसी होती है। इसके साथ ही कोयले के जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, जिससे एसिड रेन होता है, जिससे यहाँ की इमारतें और इनके वेजिटेशन और इसके साथ ही यहाँ की ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है लोगों को। यहाँ पर रह रहे लोगों में इस आग के धुएं से कार्बन मोनोक्साइड और वॉक्स, इसके साथ ही वेपराइज्ड कार्बन एलिमेंट्स पैदा होते हैं, जो लंबे समय तक यहाँ पर रह रहे लोगों को सिर दर्द, उल्टी, इसके साथ ही स्किन रैशेस, आंखों में जलन और फेफड़ों की एफिशिएंसी को काफ़ी ज़्यादा कम कर देती है। इसके साथ ही इस धुएं से दिल का दौरा, हार्ट स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। यहाँ की भूमिगत आग से लोगों को काफ़ी ज़्यादा खतरों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो आग है ये ज़मीन के नीचे से आती है। और ये जो आग होती है जब ये जल जीवन में कुछ इंटर करती है तो अपने साथ में कई सारे हैवी मेटल्स को भी लेकर के जाती है, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीज। जब ये हैवी मेटल्स डायरेक्ट हमारे नदियों और तालाबों में घुलते हैं तो इससे जल जीवन काफ़ी ज़्यादा खतरा में पड़ जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है यहाँ के मछुआरे और इसके साथ ही यहाँ के किसानों को करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास में सही से जल जीवन मौजूद नहीं है। क्योंकि इस आग ने सबसे पहले तो उनका पानी को जहरीला बना दिया है, और साथ ही वो उसने जो आग है वो काफ़ी ज़्यादा जहरीली होने के कारण वहाँ का जल जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है। और यहाँ पर इसी वजह से कोई भी भौमजल टिक नहीं पा रहा है। पानी की इतनी ज़्यादा किल्लतें यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जितने भी पानी है सब इस आग ने सूख लिया है। दिखाएंगे कि आखिर ये इतना घर का हालत कैसे बिगड़ चुका है। यहाँ पर आग है इसलिए इतना हालत, घर का हालत बिगड़ चुका है। देख सकते हो दोस्तों, और आग की वजह से घर में आग नहीं है ना, बाहर पूरा आग है। यहाँ पर कोई रहता था क्योंकि सबको यहाँ से भगा दिया गया है। बहुत अच्छा घर हुआ करता था, यहाँ परिवार लोग रहा करते थे, लेकिन आज के डेट में यहाँ पूरा खंडहर बना दिया है। देखिए दोस्तों, ये सभी घरों का यही हाल है। यहाँ पर आप जितने बड़े लेवल पर देखेंगे सबका घर का यही हालत बना हुआ है। देख सकते हैं सभी घर टूटे हुए हैं।
झारखंड राज्य है ये 14 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बना था और इसके साथ ही यहाँ पर इन बीते 26 सालों में यहाँ पर 13 बार से ज्यादा सीएम से बदल चुके हैं इनके इतना ज्यादा करप्शन के कारण। और इसके साथ ही यहाँ पर 3 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल भी लग चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेट में इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई है कि क्या बताएं। और इसके साथ ही यहाँ पर जितने भी एग्जाम्स होते हैं, अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करें तो यहाँ पर स्टेट पीसीएस की 13 बार से ज्यादा एग्जाम हुए हैं और इन 13 के 13 बार जो एग्जाम है वो पेपर लीक हो चुके हैं और सभी का पेपर जाकर कोर्ट रूम में सड़ रहा है और वहाँ पर लोग फंसे पड़े हैं। नीचे से सब कुछ मतलब पूरा खाली कर दिया कोई देख रहे उधर भी ये लोग गिरानवा पूरा उड़ा था समझे आने पूरा चौला लंबा था ये पहाड़िया देख रहे हैं पूरा चौला था मैस बना तो पूरा खाना दिया इधर प्लास्टिक होता है ना तो पत्थर उड़ता है तो चोट उड़ लगने का। दोस्तों झारखंड में अभी के समय में 27 कोल माइंस है और 9 ओपन कास्ट माइंस है, बट द नॉट लीस्ट यहाँ पर टोटल इलीगल माइंस की संख्या 796 है। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि ये सभी जो कोल माइंस है झारखंड में ये सभी इलीगली काम कर रहे हैं और इसमें नेता, दलाल और माफियाज ये तीनों मिलकर इन सभी को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों कोल माइनिंग या फिर किसी भी तरह की माइनिंग कोई बंद जगह या फिर बंद कमरे में बैठकर नहीं हो सकती है। इसके लिए एक बड़ी लेवल पर जमीनें लगती हैं और ये सभी जितने भी दलाल या फिर माफियाज हैं ये राजनेताओं के पैकेट या फिर पॉकेट इलीगली तौर पर भरते हैं, इसीलिए वो भी इन सभी को आवाज नहीं उठाते हैं। और ये सभी जानकारियां या फिर न्यूज कवरेज आपको मीडिया के थ्रू नहीं पता चलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो मीडिया है, हमारे देश का जो डेमोक्रेसी का 4th पिलर है वो पूरी तरह से बिक चुका है और इसका सबूत हमें वर्ल्ड प्रेस फोरम इंडेक्स से पता चलता है, जिसमें भारत का स्थान पूरे दुनिया में 198 कंट्रीज में से 157th है। दैट्स वाई ये सभी न्यूज आपको तक या फिर आप लोगों तक पहुंचाने में मीडिया कोई भी दिलचस्पी नहीं लेती है। बाकी दोस्तों ये सभी जितने भी माफियाज हैं और इनके स्कैंडल्स और स्कैम्स है ये कैसे ऑपरेट होते हैं, इसका पार्ट 2 मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा। अगर आप चाहे तो नीचे इस वीडियो के कमेंट जरूर करें ताकि मैं इसका पार्ट 2 ला पाऊँ। बाकी दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए चैनल से जुड़ना भी ना भूलें। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय जोहार।